आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत में एक बहुत ही मतलब एक ऐसे विचार से करना चाहती हूँ जो पल भर के लिए सुन कर देता है। विचार ये है कि जो व्यवस्था चलाते हैं वही व्यवस्था को खाते हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में झकझोरने वाली बात है ना? मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि सरकार एक बहुत बड़ी जटिल मशीन की तरह है, एक ऐसी मशीन जिसे जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। इसमें अलग अलग पुर्जे हैं, गियर हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि समाज का हर तबका आगे बढ़ सके। सही कहा। लेकिन आज की इस चर्चा में हम एक बेहद कड़े सच का सामना करने वाले हैं। क्या हो अगर उस मशीन का इंजन ही खुद को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा हो? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रशासन की विफलताओं की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान हमेशा बाहरी कारणों पर होता है। हम सोचते हैं कि शायद फंड की कमी होगी या नीतियां ठीक से नहीं बनी। हाँ, या फिर अक्सर लोग कहते हैं कि आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है। एकदम सही। लेकिन हम कभी उस दिशा में नहीं सोचते जहां नीतियां लागू करने वाले हाथ ही उन नीतियों का गला घोंट रहे हों। और आज हमारी इस गहरी चर्चा के केंद्र में यही मुद्दा है। हम दिनेश मिश्रा जी के एक बेहद प्रभावशाली लेख पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है द गार्डियंस एंड द ग्लूटेंस ऑफ गवर्नेंस, यानी शासन के रक्षक और उसके भक्षक। एक बहुत ही सटीक शीर्षक है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, सरकार या विचारधारा के पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तटस्थ रवैया बहुत आवश्यक है आज की चर्चा के लिए, है ना? हम यहाँ विशुद्ध रूप से उस प्रशासनिक तंत्र के काम करने के तरीके का विश्लेषण कर रहे हैं जो हर सरकार के नीचे एक ही ढर्रे पर चलता है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर कागज पर इतनी बेहतरीन दिखने वाली नीतियां जो करोड़ों के बजट के साथ आती हैं, वे जमीन पर उतरते ही दम क्यों तोड़ देती हैं? असम में जब भी ऐसी चर्चाएं होती हैं, वे अक्सर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर रह जाती हैं। लेकिन दिनेश मिश्रा जी का लेख हमें राजनीति के शोर से दूर ले जाकर सीधे उस प्रशासनिक डेस्क पर खड़ा कर देता है जहां असल में ये सारा खेल हो रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी के एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा है। हाँ, वो आरक्षण वाला मुद्दा। बिल्कुल। न्यायालय ने कहा कि मान लीजिए एक परिवार है जहां माता और पिता दोनों ही सरकारी सेवा में बहुत ऊंचे और सुरक्षित पदों पर बैठे हैं। उनके पास एक बेहतरीन और स्थिर आय है, समाज में उनका रुतबा भी है। हाँ, उनके बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो फिर उन बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? न्यायालय ने चेतावनी दी कि अगर ये चक्र नहीं टूटा तो समाज कभी इस व्यवस्था के मूल उद्देश्य को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का ये अवलोकन सीधे तौर पर उस क्रीमी लेयर की तरफ इशारा कर रहा है जो एक बार व्यवस्था का लाभ उठाने के बाद उसी व्यवस्था पर एकाधिकार जमा कर बैठ जाती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या ये वैसा नहीं है कि मतलब एक सीढ़ी लगाई गई थी ताकि जो लोग नीचे हैं वे ऊपर चढ़ सकें, लेकिन जो सबसे पहले ऊपर पहुंच गए उन्होंने वहीं सीढ़ी पर अपना घर बना लिया? ये बहुत ही शानदार उपमा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब कोई और उस सीढ़ी पर पैर ही नहीं रख पा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या सर्वोच्च न्यायालय का ये सवाल इस पूरी तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है? आप किस पहलू की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है, क्या हम सिर्फ उस हिस्से को नहीं देख रहे हैं जो कानूनी रूप से एकदम साफ सुथरा नजर आता है, जो दिख रहा है सामने? मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दिनेश मिश्रा जी अपने लेख में ठीक यही बात कहते हैं। न्यायालय का ये कदम अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केवल उन लोगों पर सवाल उठा रहा है जो नियमों के दायरे में रहकर कानूनी रूप से सीढ़ी पर बैठे हैं। वे लोग जो अपनी वास्तविक पहचान के साथ सामने हैं। तो अदृश्य लोग कौन हैं? लेखक हमें उस बहुत बड़े और अदृश्य वर्ग की तरफ देखने को कहते हैं जो पूरी तरह से सक्षम होते हुए भी कागजों की बाजीगरी करके पिछले दरवाजे से गरीबों और वंचितों के अधिकारों पर डाका डाल रहा है। कागजों की बाजीगरी? ये शब्द सुनते ही दिमाग में सीधा EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्रों का ख्याल आता है। हाँ, EWS सर्टिफिकेट्स का मुद्दा बहुत बड़ा है। नियम ये कहता है कि ये प्रमाण पत्र उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, जिनके पास खेती की जमीन एक तय सीमा से कम है और बड़े मकान नहीं हैं। सुनने में तो ये एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा जाल लगता है ना? हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये एक बेहतरीन नीति है,
समाज के उस वर्ग को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए जो शायद सामाजिक रूप से पिछड़ा ना हो लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पीछे छूट रहा है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा ऐतराज है। मतलब लेख में ये दावा किया गया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी इन EWS प्रमाण पत्रों को जारी करने की कुर्सी पर बैठे हैं वे खुद ही अपने लिए इन्हें धड़ल्ले से बनवा रहे हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या हम कुछ गिने चुने भ्रष्ट बाबुओं की गलती का पूरा दोष उठाकर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर नहीं मर रहे हैं? मतलब हर सिस्टम में कुछ खराब सेब तो होते ही है ना। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन मिश्रा जी का विश्लेषण इसे सिरे से खारिज करता है। कैसे? देखिए, ये कुछ खराब सेबों का मामला नहीं है, ये पूरा का पूरा बगीचा ही एक अलग तरीके से काम कर रहा है। जब कोई अधिकारी एक फर्जी प्रमाण पत्र बनाता है तो वो अकेले काम नहीं कर रहा होता। मतलब एक पूरा नेटवर्क है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये होता कैसे है। मान लीजिए एक अधिकारी है जिसकी आय स्पष्ट रूप से EWS की सीमा से बहुत ऊपर है। वो क्या करता है? वो अपनी आय छुपाता होगा। हाँ, वो अपनी पैतृक संपत्ति या कृषि भूमि किसी दूर के रिश्तेदार के नाम कर देता है। वह एक विभाजित परिवार का हलफनामा बनवा लेता है। अरे बाप रे। और तो और वो अपनी काली कमाई को तो छोड़िए, कई बार अपने आधिकारिक वेतन के कुछ हिस्से को ऐसे खातों में घुमा देता है जो उसके पैन कार्ड से सीधे लिंक ना हो। मतलब वो अच्छे से जानता है कि सिस्टम कहाँ अंधा है। सटीक बात। जो व्यक्ति इन नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है वही उस नियम की कमजोरियों को सबसे अच्छी तरह जानता है। उसे पता है कि कौन सा दस्तावेज क्रॉस वेरीफाई होगा और कौन सा नहीं। एकदम सही। जब रक्षक ही ये तय कर ले कि उसे भक्षक बनना है तो कोई भी नियम काम नहीं कर सकता। लेख के अनुसार ये अधिकारी कागजों पर एक ऐसा मायाजाल रचते हैं कि अगर कोई जांच कमेटी बैठे भी तो कानूनी तौर पर वो अत्यंत गरीब ही नजर आएंगे। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे किसी बैंक का सुरक्षा गार्ड ही रात के अंधेरे में तिजोरी की चाबी से खेल रहा हो। हाँ, और खुद ही पैसे निकाल रहा हो। अगर तिजोरी का रक्षक ही चोर बन जाए तो फिर ताले कितने भी मजबूत क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? ये कागजी गरीबी का जो उद्योग है ना, ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, ये कोई अपवाद नहीं है बल्कि एक सुनियोजित चलन बन चुका है। और अगर हम सोचें कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ता है तो जवाब बहुत सीधा है, उन लोगों को जो सच में गरीब हैं। सही कहा। और ये हमें चर्चा के अगले और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ ले जाता है, जन कल्याणकारी योजनाएं। हाँ, जन कल्याणकारी योजनाएं किसी भी सरकार का सबसे संवेदनशील हिस्सा होती हैं। देखिए, जब हम EWS की बात करते हैं तो वो शिक्षा या नौकरी में अवसर की बात होती है, लेकिन जब हम लाड़की बहन जैसी योजनाओं की बात करते हैं तो बात सीधे जीवन और मृत्यु या कम से कम भूख और कुपोषण की आ जाती है। बिल्कुल, इन योजनाओं का सीधा सा मकसद होता है कि समाज के सबसे निचले और कमजोर तबके के हाथ में कुछ नकद पैसे हों ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। लेकिन जमीन पर जो खेल चल रहा है वो किसी भी इंसान को क्रोध से भर देगा। लेख साफ तौर पर उजागर करता है कि जिन घरों में हर महीने लाखों रुपए की आमदनी है, जिनके पास गाड़ियां हैं, पक्के मकान हैं, हाँ, उनके नाम इन लाभार्थी सूचियों में सबसे ऊपर चमक रहे होते हैं। और ये कोई भूल चूक नहीं है, ये सोच समझकर किया गया एक अपराध है। इसके पीछे अधिकारियों का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जिसने हर प्रमाण पत्र, हर हस्ताक्षर की एक कीमत तय कर रखी है। सही कहा, एक कमीशन की पूरी श्रृंखला है जो ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई है। मतलब ये लोग उस इंसान के मुंह से निवाला छीन रहे हैं जिसके लिए ये योजना असल में बनी थी। और यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये कमीशन कैसे काम करता है। ये कोई रिश्वत नहीं है जो छुपकर मांगी जाती है, ये व्यवस्था के भीतर का एक अनौपचारिक टैक्स बन गया है, अघोषित कमीशन। बिल्कुल। जब कोई संपन्न व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे पता है कि किस बिचौलिए को कितने पैसे देने हैं। वो पैसे देता है और उसके सारे कागजात जादुई तरीके से सही जगह पर सही मुहर के साथ पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम की भाषा समझता है। लेकिन जो असली लाभार्थी है, जो वास्तविक रूप से जरूरतमंद है, वो इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा क्यों नहीं होता? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा मतलब है कि वो आवाज क्यों नहीं उठाता कि मेरे हक का पैसा किसी और को क्यों मिल रहा है? इस सवाल का जवाब उस जरूरतमंद व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की कड़वी सच्चाई में छिपा है। जो व्यक्ति सुबह उठकर इस चिंता में घर से निकलता है कि आज शाम के चूल्हे का इंतजाम कैसे होगा, उसके पास इस जटिल प्रशासनिक ढांचे से लड़ने की ऊर्जा कहां से आएगी? हाँ, ये तो है। मिश्रा जी इस बेबसी को बहुत गहराई से समझाते हैं। सबसे पहले तो उस गरीब व्यक्ति को अक्सर योजना की पूरी और सही जानकारी ही नहीं होती, और अगर उसे कहीं से पता चल भी जाए तो वो दफ्तर पहुंचता है। वहां उसे दस्तावेजों की एक ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी जाती है जिसके नाम भी उसने कभी नहीं सुने होते।
और फिर वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटना शुरू करता है। हाँ, और वो हर चक्कर के साथ अपनी दिहाड़ी का नुकसान करता है। मान लीजिए कि वो बड़ी मुश्किल से वो सारे दस्तावेज जुटा भी ले, तो अंत में वो उस कमीशन श्रृंखला के सामने आकर टूट जाता है। क्योंकि वो रिश्वत देने में असमर्थ है। बिल्कुल। उसे कह दिया जाता है कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसमें कोई तकनीकी खामी है। वो चुपचाप लौट आता है, ये मानकर कि शायद ये योजना उसके नसीब में थी ही नहीं। क्या ये एक अदृश्य दीवार की तरह नहीं है? एक ऐसी दीवार जिसे पार करने के लिए या तो आपके पास अंदर की जानकारी होनी चाहिए या फिर रिश्वत देने की क्षमता। बहुत सही कहा आपने, अदृश्य दीवार। और अगर ये दोनों नहीं है तो कोई भी इस दीवार के बाहर ही खड़ा रहेगा। ये व्यवस्था ने खुद को इस तरह से डिजाइन कर लिया है कि गरीब आदमी पहले कदम पर ही हार मान ले। ये सत्ता और जानकारी का बहुत ही क्रूर दुरुपयोग है। और यहीं से वो खतरनाक मानसिकता जन्म लेती है जिसका जिक्र लेखक ने अपने निष्कर्ष में किया है। तो ये सिर्फ पैसों की हेराफेरी का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये व्यवस्था को भीतर से नष्ट करने वाला काम है। एक व्यक्ति जब सरकारी सेवा में आता है तो वो एक शपथ लेता है, संविधान और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प। हाँ, लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठकर इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम देता है तो वो सिर्फ एक अपराधी नहीं रह जाता, वो व्यवस्था का दीमक बन जाता है। तो इसका असल में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि हम चाहे कितनी भी अच्छी नीतियां बना लें, वे सब बेकार हैं? लेखक का ये तर्क बहुत वजनदार लगता है कि जब तक निचले स्तर के अधिकारी से जवाबदेही नहीं मांगी जाएगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सर्वोच्च न्यायालय भले ही क्रीमी लेयर पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर दें, लेकिन अगर पंचायत स्तर पर बैठा क्लर्क अपनी मनमानी करता रहा तो हर नीति सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगी। यही इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हम हमेशा बड़े स्तर पर सोचते हैं, मंत्रालय, सचिव, सर्वोच्च न्यायालय। हम नीतियां बनाने पर पूरा जोर लगा देते हैं। हम ज्ञान और इरादे पर तो बात करते हैं, लेकिन नियत और कार्यान्वयन को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बिना सख्त प्रशासनिक जवाबदेही के दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन योजनाएं भी केवल भ्रष्ट अधिकारियों की आय का साधन बनकर रह जाएंगी। अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझा जाए तो हम अक्सर देखते हैं कि किसी इमारत को मजबूत करने के लिए बाहर से नया पेंट कर दिया जाता है, प्लास्टर लगा दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। हम खुश हो जाते हैं कि इमारत नई हो गई, जैसे नई नीतियां बनाना। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि दीमक तो इमारत के पिलर्स के अंदर लगी हुई है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर पिलर ही खोखले हो जाएंगे तो बाहर का पेंट इमारत को गिरने से कैसे बचाएगा? जब दीमक अंदर से खा रही हो तो बाहर की सजावट कोई मायने नहीं रखती। लेखक का जो अंतिम निष्कर्ष है वो एक स्पष्ट चेतावनी है। क्या चेतावनी है? वे कहते हैं कि हमारी पूरी शासकीय व्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं है। ये खतरा उन लोगों से है जो इसके भीतर पूरी तरह सुरक्षित बैठे हैं, जो एक हाथ से सरकारी वेतन लेते हैं और दूसरे हाथ से गरीबों का हक मारते हैं। ये एक वित्तीय भ्रष्टाचार से बढ़कर एक गहरा नैतिक पतन है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने आज एक बहुत ही जटिल सफर तय किया है। बिल्कुल। हमने सर्वोच्च न्यायालय के उस महत्वपूर्ण सवाल से शुरुआत की थी और ये समझा कि कैसे EWS प्रमाण पत्रों और कल्याणकारी योजनाओं को उन लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया गया जिन्हें इनकी रक्षा करनी थी। और इन सब के पीछे काम कर रही उस मानसिकता को समझना ही समाधान की तरफ पहला कदम है। जवाबदेही केवल सबसे ऊपर नहीं बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर भी तय होनी चाहिए। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान और नीतियों से ज्यादा महत्वपूर्ण शायद वो नियत है जिसके साथ उन्हें लागू किया जाता है। सही बात है। अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जो आज की चर्चा को एक कदम आगे ले जाता है। हमने देखा कि कैसे इंसान ही इस व्यवस्था को भीतर से खोखला कर रहे हैं, मानवीय कमीशन की वजह से। हाँ, तो सवाल ये है कि अगर इंसान ही समस्या है तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पूरी तरह से स्वचालित ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम इस मानवीय कमीशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सोच है, जहां बीच में कोई बाबू होगा ही नहीं। बिल्कुल। या फिर क्या ये अंदरूनी गार्डियंस, ये व्यवस्था के रक्षक, उस नई AI तकनीक को भी अपने फायदे के लिए हैक करने का कोई नया तरीका ढूंढ निकालेंगे? तकनीक बनाम मानवीय नियत की ये लड़ाई सच में आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार जब भी अपने आसपास की व्यवस्थाओं को देखें तो उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन जरूर करें। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।